जय हिंद दोस्तों, मैं आपका विक्रम वीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज फिर हम उपस्थित हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के प्रीवियस क्वेश्चनों की श्रृंखला लेके कि जीके में किस प्रकार से प्रश्न आए। क्योंकि पिछली बार जब मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई तो बच्चों को जितना परेशान मैथ्स रीजनिंग ने नहीं किया उतना परेशान जीके जीएस ने किया कि कहाँ से आ रहा है, बड़ी दिक्कत आ रही है। तो उसी की हमने एक श्रृंखला शुरू की है जिससे आप अनुमान लगा सके कि आगामी जो पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा है उसका पैटर्न किस तरह का रहेगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो पिछली बार हमने दो वीडियो में 1 फरवरी 2022 की शिफ्ट के प्रश्नों को देखा। आज हम 2 फरवरी 2022 की शिफ्ट को देखेंगे। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और हमारा एक ही नारा है, सीधी बात नो बकवास। कोई शायरी नहीं, कोई आपका फालतू बातें नहीं, केवल काम की चीजें, ताकि आपका समय व्यवस्थित रूप से रहे, आप एनालिसिस अच्छा कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। और हमारा पहला प्रश्न है लखनऊ और बनारस हिंदुस्तानी संगीत की निम्न में से किस शैली के मुख्य घराने हैं। मतलब ये किस शैली के मुख्य घराने हैं। तो इसका सही आंसर है कि लखनऊ और बनारस, इनका संबंध है ठुमरी से। किससे संबंधित है? ठुमरी से। और आपको पता होना चाहिए ठुमरी का जन्म जो है वो लखनऊ घराने में हुआ और किसके दरबार में हुआ? ये हुआ वाजिद अली शाह के दरबार में। वाजिद अली शाह के दरबार में। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, गिरजा देवी का नाम आपने सुना हुआ है। गिरजा देवी, इनका संबंध भी ठुमरी के साथ है। किसके साथ है? ठुमरी के साथ। तो ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या है? ठुमरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत सिंधु किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एशियाई खेल, जैसे आपको पता है एशियाई खेल 4 साल में होते हैं। एशियाई खेल कितने साल में होते हैं? 4 साल। 4 साल में होते हैं। और आपको पता होना चाहिए पहले एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में हुए थे। 1951 में कहां पर हुए? नई दिल्ली में हुए थे। अब कमलजीत संधू की बात है कि किस खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध है एथलीट से। और आपको पता होना चाहिए कमलजीत संधू ने 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। यह आप ध्यान रखिएगा, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, बैंकॉक में जीता था, 1970 में जीता था कमलजीत संधू ने। और यह भी पता होना चाहिए इन्होंने 400 मीटर रेस किस में जीता था? 400 मीटर रेस में जीता था। और ये स्वर्ण पदक जीतने वाली एशियाई खेलों में पहली भारतीय महिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व के पहले फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी या किस वर्ष हुआ था? तो पहले तो आपको एक बात पता होना चाहिए, फुटबॉल का दूसरा नाम क्या है? तो फुटबॉल का दूसरा नाम है सॉकर। फुटबॉल का दूसरा नाम क्या है? तो आपको पता है फुटबॉल का दूसरा नाम क्या है? सॉकर। अभी 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ। फीफा वर्ल्ड कप आप सभी को पता है, यह वर्ल्ड कप विजेता कौन है? अर्जेंटीना है। लियोनेल मेसी की कप्तानी में विजेता कौन है? अर्जेंटीना ने जीता।
आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2026 में फीफा वर्ल्ड कप 3 देशों में हो रहा है। कौन कौन से? कनाडा, अमेरिका, यूएसए और मैक्सिको। 2026 में यहां पे फीफा वर्ल्ड कप होगा। अब है कि शेफील्ड क्लब, फुटबॉल का विश्व में पहला जो क्लब है वो शेफील्ड क्लब है, जो कि लंदन में है, और इसकी स्थापना 1857 में हुई थी। कब हुई थी? 1857 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सेबी के संबंध में सही कथन का चयन करें। दोस्तों, पुलिस आरक्षक में व्यापम ने इस क्वेश्चन को ही गलत पूछा, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो इसका क्वेश्चन होना चाहिए कि सेबी के संबंध में गलत कथन का चयन करें, लेकिन पुलिस आरक्षक में इसका ध्यान नहीं दिया। ये व्यापम की सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि बहुत ध्यान से देखो, प्रश्न उससे पूछा है कि सेबी के संबंध में सही कथन का चयन करें। अब देखो इसका ए ऑप्शन, देखो इसका ए ऑप्शन है, इसका पूर्ण रूप से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, मतलब इसका पूर्ण रूप से नाम है, ये ऑप्शन इसका सही है। फिर आप देखो इसका सी ऑप्शन पे जाओ, इसे सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को वैधानिक अधिकार दिया, ये भी सही है। इसका डी ऑप्शन देखो, इसका मुख्यालय मुंबई में, ये भी सही है। मतलब ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, लेकिन बी ऑप्शन देखो, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1980 को हुई। नहीं, आपको पता होना चाहिए सेबी की स्थापना 1988 में हुई। तो प्रश्न क्या होना था कि सेबी के संबंध में गलत कथन का चयन करें, लेकिन एग्जाम में क्या पूछा? सही कथन का चयन करें। और मैं आपको फिर बता दूं, इसमें कोई भी चीज नहीं की गई, केवल क्या क्या उत्तर ये दिया गया बी वाला, लेकिन उसने प्रश्न ही गलत पूछा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो आप सभी जानते हो आर्य समाज का संबंध स्वामी दयानंद सरस्वती से। किससे संबंध है? स्वामी दयानंद सरस्वती से। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बहुत सारे स्लोगन प्रसिद्ध हैं, जैसे आपने सुना होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है वेदों की ओर लौटो। क्या कहा? वेदों की ओर लौटो। किसका कथन है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। इन्होंने ही कहा भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। और इन्होंने ही कहा था अच्छे से अच्छे विदेशी राज से बुरे से बुरा देशी राज अच्छा है। ये कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो इसका सही आंसर है ए, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्थापना वर्ष 1875। अब आगे देखिए, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी वॉल्केनो किस महासागर में है? तो जो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी की जो पेटी है, वो हमें देखने को मिलती है प्रशांत महासागर में। कहां देखने को मिलती है? प्रशांत महासागर में। और आपको पता है सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर अगर कोई है तो वो कौन सा है? प्रशांत। और इसी में दुनिया का सबसे गहरा गर्त भी है। कौन सा गहरा गर्त? तो हमें पता है, मेरियाना गर्त। कौन सा गर्त? मेरियाना गर्त। ये भी कहां पर है? प्रशांत महासागर में। तो सबसे अधिक ज्वालामुखी हमें कहां देखने को मिलते हैं? प्रशांत महासागर में। ध्यान दीजिएगा, अभी तक ज्योग्राफी से ये पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका इतिहास से आया है, बाकी खेल से, कल्चर से क्वेश्चन है। आगे देखिए, कालिदास निम्न में से किस शासक के नवरत्नों में से एक थे? अब हमें पता है कालिदास उज्जैन के थे। कालिदास का संबंध किस स्थान से? उज्जैन से। आपको यह भी पता है कि उज्जैन में ही कालिदास अकादमी है, उज्जैन में ही कालिदास अकादमी है, यह भी आपको पता है। इसके अलावा कालिदास जी ने मेघदूत लिखा है,
आपको पता होगा। ऋतु संहार लिखा है, ऋतु संहार। कुमार संभव लिखा है, कुमार संभव किसका ग्रंथ है? कालिदास जी का। रघुवंशम लिखा है, ये किसका ग्रंथ है? ये भी कालिदास जी का ग्रंथ है। मेघदूत, ऋतु संहार, रघु संहार। फिर मालविका अग्निमित्रम लिखा है, मालविका, मालविका अग्निमित्रम लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है। ये सारे किसके ग्रंथ हैं? कालिदास जी के ग्रंथ हैं। लेकिन वो किसके दरबार में थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। और चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? इनकी उपाधि थी विक्रमादित्य। क्या थी इनकी उपाधि? विक्रमादित्य। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत में संगीत की ख्याल शैली की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है? किसको दिया जाता है? अमीर खुसरो को दिया जाता है, भीमसेन को दिया जाता है, रैदास को दिया जाता है, तानसेन को दिया जाता है? तो आप ख्याल शैली की बात कर रहे हैं और इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। क्या आंसर है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आप जानते हो, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। इन्हें तोताए हिंद, तोताए हिंद और कव्वाली का जनक भी कहा गया। कव्वाली का जनक, कव्वाली का जनक कहा गया। किसे कहा गया? अमीर खुसरो को। और इन ख्याल शैली की उत्पत्ति का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। देखो, पहले भी दो क्वेश्चन कल्चर के थे, ये एक और क्वेश्चन आप इसको कल्चर का कह सकते हो या इतिहास का कह सकते हो। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान। अभी एक इंडेक्स है, मतलब सूचकांक। इंडेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सूचकांक। और ये सूचकांक क्या बताता है? ये सूचकांक विश्व के देशों में भूखमरी की स्थिति को बताता है। किसकी स्थिति को बताता है? ये बताता है भूखमरी की स्थिति को। किसकी स्थिति को? भूखमरी की स्थिति को बताता है। प्रतिवर्ष ये इंडेक्स जारी होता है। 2021 का पुलिस में पूछा था, उस समय भारत का स्थान था 101। भारत कौन से नंबर पे था? 101। आपको पता होना चाहिए 2022 का इंडेक्स भी आ चुका है बहुत पहले ही, ये पूछा जा सकता है। 2022 में इस इंडेक्स में भारत का स्थान है 107। भारत का स्थान कौन सा है? 107। जहां पर 2001 में भारत का स्थान 101 था, एक साल बाद ही 6 अंकों की और गिरावट हुई, भारत का स्थान कौन सा हो गया? 107। कौन सा इंडेक्स? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के खेल मंत्री कौन है? ये उस समय पूछा गया था और इसका सही आंसर है यशोधरा राजे सिंधिया। ये मध्य प्रदेश की कौन? खेल मंत्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खंडवा के सिद्धेश्वर मंदिर, बहुत ध्यान से देखिएगा, खंडवा के सिद्धेश्वर मंदिर के मंडप में कितने सजावटी स्तंभ है? सिद्धेश्वर मंदिर जो है खंडवा का बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे सजावटी स्तंभों की संख्या 76 है। कितनी है? 76। एक और बात ध्यान रखिएगा, आपको पता है खंडवा जो है इसे कहा जाता है पूर्वी निमाड़। क्या कहा जाता है? पूर्वी निमाड़। खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहा जाता है। 2003 में खंडवा से अलग करके बुरहानपुर जो है वो नया जिला बना। क्या बना? नया जिला बना। नया जिला बना किससे लगोगे? खंडवा से। सिद्धेश्वर मंदिर खंडवा का प्रसिद्ध मंदिर है। स्तंभों की संख्या कितनी है? स्तंभों की संख्या है 76। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चक्रव्यूह चारुआ मंदिर। अब देखो, ये क्वेश्चन आया था तो ये कोई आम क्वेश्चन नहीं था, कई लोगों को नहीं पता ये मंदिर कहां है। ये मंदिर हरदा में है। चक्रव्यूह चारुआ मंदिर परिसर के अंदर कौन सा शिलालेख पाया जा सकता है? यकीनन उस समय जो अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे होंगे 90% लोगों को नहीं पता,
क्योंकि आमतौर पर ये किताबों में है ही नहीं ज्यादातर। तो कौन सा शिलालेख पाया जाता है? मोहाली शिलालेख। कौन सा शिलालेख? मोहाली शिलालेख। संबंध हरदा जिले से है। हरदा जिला होशंगाबाद से अलग होके बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता अशोक कुमार को किस नाम से जाना जाता था? तो आप सभी जानते हो, उन्हें ऐसे तो कहा जाता था दादा मुनि। क्या कहा गया? दादा मुनि। दादा मुनि किसे कहा जाता था? अशोक कुमार को। इसमें ऑप्शन दादा मोनी है तो दादा मोनी कर दीजिए, क्योंकि दादा मुनि है ही नहीं। तो अशोक कुमार को दादा मुनि के नाम से जाना जाता था। एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, किशोर कुमार का नाम आपने सुना है। किशोर कुमार, इनका संबंध खंडवा से है। कहां से संबंध? खंडवा से। और आपको पता होना चाहिए कि खंडवा से संबंध है। इनका वास्तविक नाम आभास कुमार था। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। इनका वास्तविक नाम क्या था? आभास कुमार। किसका वास्तविक नाम आभास कुमार था? किशोर कुमार का। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसका सही आंसर है दादा मोनी। चलिए, निम्न में से किस शहर पर 100 से अधिक वर्षों तक बेगमों का शासन रहा? अगर आपका संबंध मध्य प्रदेश से है तो इसको आंसर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है एक ही ऐसा शहर है भोपाल। सही आंसर क्या है? भोपाल, जिस पर बेगमों का शासन रहा। और आपको पता है प्रथम बेगम थी कुदसिया बेगम। कौन सी बेगम? कुदसिया बेगम। ये भोपाल की पहली बेगम थी। इनको गोहर बेगम भी कहा गया। क्या कहा गया? गोहर बेगम। और ये भोपाल की प्रथम बेगम थी। तो बेगमों का शासन मध्य प्रदेश के किस शहर पे रहा है, या किस शहर पर 100 वर्षों से अधिक समय पे रहा है? तो आपको पता है इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है भोपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, विश्लेषण आप जितना करेंगे उतना आने वाली परीक्षा में आपके सफलता के चांस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि अगर आपको इसमें 22 प्रश्न, अगर 20-25 प्रश्नों में से अगर आपको 17-18 नंबर आ जाते हैं तो बहुत अच्छा आपने स्कोर किया है। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, अनुमान लगाइए कि इस बार क्या आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2021 में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, आपने देखा होगा 1 फरवरी को भी नीति आयोग का गरीबी के संबंध में सूचकांक पूछा था कि मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है, तो मध्य प्रदेश की 4थी रैंक है। लेकिन अभी क्या पूछा है? सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश की देश 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 से अधिक आबादी गरीबी में रहती है। 1/4, आधी, 1/3 या 1/6। तो इसका सही आंसर है 1/3। सही आंसर क्या है? 1/3। आप सभी को पता है कि इस सूचकांक में मध्य प्रदेश का 4था स्थान है। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 4था स्थान है। यह सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। और हमारी बात हो चुकी है कि नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर 2015 में बना है। कब बना है? 2015 में। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति मतलब एसटी, सॉरी अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, अनुसूचित जनजाति के लिए, और आपको पता है अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो आपको पता होना चाहिए 47 सीटें आरक्षित है। कैसे? आपको पता है जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब विधानसभा है, जिसे हम इंदिरा गांधी भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी भवन। कहां पर है? भोपाल में। इसमें 230 सीटें हैं। कितनी सीटें? 230। बहुमत क्या है? बहुमत सरकार बनाने के लिए चाहिए 116। ठीक है। अब इसमें एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं, तो वहीं एससी के लिए 35 सीटें रिजर्व है। कितनी सीटें? 35। आप ये भी ध्यान रखें
कि पूरे भारत में एसटी की, शेड्यूल्ड ट्राइब की सबसे ज्यादा जनसंख्या जिस राज्य में है वो राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। लेकिन प्रतिशत मिजोरम में ज्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन कहां ज्यादा है? मध्य प्रदेश। तो विधानसभा जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें एसटी की 47 सीटें हैं, एससी की कितनी है? 35। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के बहुत ही हास्यात्मक प्रश्न है, सभी को आता होगा, बहुत सिंपल प्रश्न, और मेरे ख्याल से 99% विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया होगा। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। आप सभी जानते हो इनका संबंध सागर जिले से है। पंडित रविशंकर शुक्ल का संबंध कौन से जिले से? सागर जिले से। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अगर कोई थे तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। इनका संबंध कौन से जिले से? इनका संबंध सागर जिले से, पंडित रविशंकर शुक्ल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह हमारा अंतिम प्रश्न है। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य हर ग्रामीण घर में साल देश 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 तक नल का कनेक्शन सुनिश्चित करेगा। देखिए यहां पर आपसे इनडायरेक्टली सेंट्रल के जल जीवन मिशन के बारे में पूछा जा रहा है। जल जीवन मिशन, कौन सा मिशन? जल जीवन मिशन। और आपको पता होना चाहिए कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य है 2024। जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? 2024। हर घर में नल होगा और नल में जल होगा, ये इससे संबंधित है हमारा कौन सा मिशन? जल जीवन मिशन। आपने करंट अपडेट में पढ़ा होगा कि इस मिशन को पूरा करने वाला पहला राज्य, पूरा करने वाला पहला राज्य गोवा है। जल जीवन मिशन को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। और आपने ये भी सुना होगा कि जल जीवन मिशन को पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला, मध्य प्रदेश का पहला जिला जो है उसका नाम है बुरहानपुर। क्या नाम है? बुरहानपुर। तो जल जीवन मिशन जिसकी डेडलाइन 2024 है, उसको पूरा करने वाला पहला राज्य गोवा है, जबकि पहला जिला मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है। तो अब ये संबंधित जल जीवन मिशन से है, तो कब तक सुनिश्चित करेगा? सीधा सा आंसर है, कब तक करेगा? 2024 तक। तो दोस्तों ये थे आज के प्रीवियस एग्जाम के प्रश्न, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के जो 2 फरवरी को पेपर हुआ उससे। इससे हमने क्या सीखा? हिस्ट्री का क्वेश्चन उसने पूछा है, इसके अलावा जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा है, इसके अलावा करंट से क्वेश्चन पूछा है, इसके अलावा खेलों से क्वेश्चन पूछा है, इसके अलावा कल्चर से क्वेश्चन पूछा है। तो ऑनलाइन परीक्षा जब भी होती है आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आप अनुमान नहीं लगा सकते प्रश्न कहां से आएगा। हो सकता है एक दिन इतिहास के क्वेश्चन पूछ ले, किसी दिन संविधान के पूछ ले, किसी दिन ज्योग्राफी के पूछ ले, लेकिन आपने लगभग अगर सिलेबस कंप्लीट किया है तो यकीन मानिए अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं ये तो नहीं कहता कि आप 25 में से 25 मार देंगे, लेकिन फिर भी आपका स्कोर 18-19 तो हो ही जाएगा। और पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में अगर जीएस के पोर्शन के 25 क्वेश्चन में से आप 18-19 नंबर ला रहे हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं। अभी पिछली बार बच्चों को यही दिक्कत आई क्योंकि इस पोर्शन में नंबर नहीं आए और 10 नंबर इसमें जुड़ गए साइंस के, तो ये हो गया 35 नंबर का। अब साइंस तो आग लग ही रहा था, उसमें बच्चा भी कंफ्यूज हो रहा था। अब इस 35 नंबर में से बच्चा बस 15 से 20 नंबर ला पा रहा था, बस 15 से 20 नंबर दोनों में मिला के। अगर आप 25 में से 18-19 नंबर ले आते हो और 10 में से 6 नंबर साइंस में ले आते हो तो आपके 25 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 25। अगर आप में 35 में से 25 या 30 के बीच भी आपके नंबर रहते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ, नए जोश के साथ अगले प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। देखिए एक और चीज, मैं यहाँ केवल प्रश्नों का एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, आपको नई अतिरिक्त जानकारी भी दे रहा हूँ, इसलिए आप जब भी बैठे पेन कॉपी लेके बैठे, कौन सा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाएगा ये आप नहीं कह सकते। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।